यस बेटा। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बेसिक टर्म्स, और उसके अंदर कल मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स डिस्कस किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, उन टर्म्स में किसी को कोई डाउट है? टर्म्स से रिलेटेड कोई नो डाउट सर। नहीं है? सॉरी। तो कल मेरी कुछ टर्म्स डिस्कस हो गई थी, उसी के आगे की थोड़ी सी लास्ट टर्म्स और बाकी थी, वो हम कंप्लीट कर देते हैं। ताकि यार, यस बेटा, बिल्कुल श्योर। तो कल हमारी कुछ टर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसी के आगे की मैं टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ ताकि ये वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक टर्म्स के अंदर ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब आपको किसी भी तरह का अगर अमाउंट पे करना होता है आउटसाइडर्स को या बिजनेस को, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। इट मीन्स अमाउंट विच इज टू बी पे टू द आउटसाइडर्स और द ऑनर। आउटसाइडर्स को पे करना होता है या ऑनर को अगर पे करना होता है तो उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारी बेसिकली दो तरह की होती है। इंटरनल लाइबिलिटी, वो अंदर के अंदर की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कैपिटल, बिजनेस के ऑनर ने जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, तो वो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, जो कैपिटल होती है, वो बिजनेस के लिए क्या होती है? एक लाइबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, कैपिटल। सेकंड होती है हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो हमें बाहर के पर्सन को पे करना है, आउटसाइडर्स को जो हमें पे करना होता है, अमाउंट टू बी पे टू द आउटसाइडर्स। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हैं, आपने उधार में कुछ परचेज किया है, बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं, ये दीज ऑल आर द एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अगर हम टर्म टाइम पीरियड के बेसिस पर अगर हम बात करें, तो टाइम पीरियड के बेसिस पर हमारी लाइबिलिटी दो तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बेसिस पर हमारी लाइबिलिटी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जिनका अमाउंट हमें 1 ईयर के अंदर पे करना होता है, अमाउंट विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, उसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी। जस्ट अ मिनट। फर्स्ट होती है हमारी बेटा करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अमाउंट विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, ऐसी लाइबिलिटीज जिनका अमाउंट हमें 1 ईयर के अंदर पे करना होता है, उन लाइबिलिटीज को हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन है, तो वो हमारी कहलाती है करंट लाइबिलिटीज। सेकेंड होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी, इट मीन्स अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर। ऐसी लाइबिलिटीज जिनका अमाउंट हमें 1 ईयर के बाद में पे करना होता है, उन लाइबिलिटीज को हम कहते हैं नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। बैंक लोन है, डिबेंचर्स वगैरह अगर आप इशू करते हैं, तो वो चीज हमारा। इसी के बाद में सेकंड टॉपिक हमारा आता है असेट्स। असेट्स का मतलब होता है एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन, जो आपके ऑनर के पोजीशन में होती है, जो ऑनर के पास है। और प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटरप्राइज, या फिर जो भी ऑनर की प्रॉपर्टी वगैरह, वो सब कुछ हमारी एसेट कहलाती है। उसके लिए उन्होंने कंडीशन लिखा हुआ है, रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। वो जो रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास असेट्स हैं, वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल होना चाहिए। एंड रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, और उसकी ऑनरशिप भी होना जरूरी होता है। अगर मान लो मैंने कोई होटल में रूम ले रखा है और वो रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो वो मेरी एसेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है, क्योंकि उसकी ऑनरशिप मेरे पास नहीं है, मैं उसका रेंट पे करता हूँ, मैं उसका ऑनर नहीं हूँ, तो वो मेरी एसेट में नहीं आती है। द एसेट्स मस्ट बी ऑन्ड बाय द बिजनेस। कोई भी चीज है जिसका पास आपके पास में ऑनरशिप है, तो वो आपके एसेट की डेफिनेशन में कवर अप होती है। इसमें यहाँ तक कि में कोई डाउट है? नो नो सर। सर। नहीं है। नो सर। फिर इसी के बाद में हमारा दिया है एसेट्स कितने टाइप की होती है। तो एसेट्स हमारी बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन चल इज, के दे रहा यस बेटा, ये जिसकी भी आवाज आ रही है अपना माइक ऑफ कर लीजिए। टाइप्स ऑफ एसेट्स के अंदर हमारा फर्स्ट दिया है नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स।
It means those assets which are held for continued use in the business for producing goods or services. जो आप गुड्स या सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उससे रिलेटेड आप जब अगर कोई एसेट्स वगैरह रखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है, उसके लिए मैंने मशीनें लेकर के आया, एंड आर नॉट मीन फॉर रीसेल, जो हम रीसेल करने के पर्पज से नहीं रखते। आपने ऑफिस के अंदर अगर मान लो कोई फर्नीचर लगाते हैं, कोई एसी लगाते हैं, कोई कंप्यूटर्स लेकर के आते हैं, तो वो सब कुछ हमारी नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आती हैं। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ये सब कुछ हमारी क्या है, नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स भी फिर आगे फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, tangible assets and the second one is intangible assets. Tangible assets which can be seen or touch, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, तो ये सब कुछ हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, नो हाउ मतलब कोई चीज का बनाने का फॉर्मूला, ये सब कुछ हमारी क्या है, इंटैंजिबल एसेट्स। ये सब चीजें हमारी क्या है, इंटैंजिबल एसेट्स। यहां तक की बात हो गई, ये तो हो गया हमारा कौन सा, नॉन करंट एसेट्स। सेकंड आती है कौन सी, करंट एसेट्स। इट मींस दोज एसेट्स व्हिच आर मीन फॉर सेल पर्पस, जो आप क्या करते हैं, बिजनेस में सेल करने के पर्पस से रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा गाड़ी का शोरूम है और मैंने गाड़ियां मंगा करके रखी हुई है, तो वो जो व्हीकल्स हैं वो मेरे लिए क्या होगी, करंट एसेट्स होगी, क्योंकि वो गाड़ियां वो मैं क्यों मंगा करके रखता हूँ, रीसेल करने की पर्पज से, तो वो मेरे लिए करंट एसेट्स के डेफिनेशन में आएगा। जस्ट अ मिनट। यस बेटा, तो करंट एसेट्स का मतलब क्या दिया है, इट मींस दोज एसेट्स व्हिच आर मीन फॉर सेल पर्पस, ऐसी एसेट जो आप सेल करने के पर्पज से रखते हैं। जैसे मैंने बोला, मान लो मेरा व्हीकल का अगर शोरूम है, मेरा गाड़ी का अगर शोरूम है, तो मैं गाड़ी अगर मंगा करके रखता हूँ, वो किस पर्पज के लिए रखता हूँ, रीसेल करने के पर्पज से, तो वो जो व्हीकल्स है वो मेरी क्या होगी, करंट एसेट्स कहलाएगी। और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, या फिर जिनको वो मैनेजमेंट क्या करता है, कैश में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है, तो क्रेडिट में हम जब गुड्स सेल करते हैं, तो जिस पर्सन को सेल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटर या ट्रेड रिसीवर। तो उनसे हमें अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 ईयर के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा, 1 ईयर के अंदर वो ट्रेड रिसीवर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए हम उसको करंट एसेट्स के अंदर लेते हैं। एंड इट रेगुलरली फ्लक्चुएट्स, ये हमेशा क्या होते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। आज आपके बिजनेस में अगर कैश रखा हुआ है तो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, कभी कैश ज्यादा हो जाता है, कभी कैश कम हो जाता है। बैंक का बैलेंस है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। डिटर्स हैं, इन्वेंट्री है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब कुछ हमारी क्या है, करंट एसेट्स कहलाती हैं। फिर इसी के बाद में नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टर्म हमारा दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, इट मींस दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द करंट ईयर एंड बिकम्स ड्यू, ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड है, ड्यू हो गए हैं, बट नॉट पेड टिल द एंड ऑफ करंट ईयर, लेकिन जो ईयर के एंड होने तक जिनका पेमेंट नहीं किया गया है, करंट ईयर में ड्यू हो गए। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने रूम रेंट पर ले रखा है, मैंने ये रूम रेंट पर ले रखा है, इस रूम का अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, मैंने सितंबर मंथ का अभी तक रेंट पे नहीं किया है, तो वो जो सितंबर मंथ का जो रेंट है मेरा, अगर मान लो मेरा सितंबर में ईयर एंड हो जाता है, तो सितंबर मंथ का जो रेंट है वो मेरा क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। those expenses which are related to the current year and becomes due but not paid till the end of current year, and these expenses not paid और ऐसे expenses जो नहीं पे किए हैं, known as outstanding expenses। उन expenses को हम क्या कहते हैं, outstanding expenses।
एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और उसको हम क्या मानते हैं, बिजनेस की लाइबिलिटी माना जाता है, क्योंकि वो अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करना है, अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में हमें पे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन 2021-22 रेंट पेड ऑफ 11 मंथ, 21-22 अब इसके टाइम पीरियड तो कितने टाइम का है, 12 मंथ का, बट मैंने अभी तक रेंट पे करा है कितना, 11 मंथ का। तो मार्च मंथ का जो रेंट है वो अभी तक मैंने पे नहीं किया, तो मार्च मंथ का जो रेंट है नॉन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मार्च मंथ का जो रेंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर। फिर इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्री पेमेंट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्री पेमेंट, सर ये क्या होता है? इट मींस दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव नॉट बिकम ड्यू, जो ड्यू नहीं हुए हैं बट पेड इन एडवांस, लेकिन जिनका एडवांस में पेमेंट कर दिया जाता है, तो उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर प्री पेमेंट्स। अभी चल रहा है अक्टूबर मंथ, लेकिन मैंने क्या कर दिया, नवंबर और दिसंबर मंथ का भी रेंट पे कर दिया है। जैसे स्कूल वगैरह में होता था, आप लोगों के कुछ के पेरेंट्स वगैरह क्या कर देते थे, पूरे फुल ईयर का पेमेंट एक साथ डिपॉजिट करा देते थे। ईयर के स्टार्टिंग में ही, सेशन के स्टार्टिंग में पूरे फुल ईयर की फीस डिपॉजिट करा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इट मींस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फ्यूचर, जो फ्यूचर से रिलेटेड है बट पेड इन द करंट ईयर, लेकिन उसको हमने पे कब कर दिया, करंट ईयर के अंदर पे कर दिया। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी द पार्ट ऑफ एसेट्स। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, हमारा एसेट का पार्ट होते हैं। इन 2021-22 रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर अप्रैल आल्सो पेड, आपने 2021-22 के अंदर क्या कर दिया, नेक्स्ट ईयर की जो अप्रैल है उसका भी रेंट अभी ही पे कर दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। थर्ड आता है इसी के बाद, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के बाद में हमारा अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है बट अभी तक उससे रिलेटेड अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो उस इनकम को हम कहते हैं अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। दोज इनकम विच इज अर्न इन द करंट ईयर, जो आपकी करंट ईयर में अर्न हो गई है बट नॉट रिसीव्ड इन द करंट ईयर। मैंने गुड सेल कर दिया है, तो गुड सेल कर दिया है तो प्रॉफिट अर्न कर लिया है, हम ऐसा मानते हैं। एंड इट विल बी द पार्ट ऑफ असेट्स, और उसको हम असेट का पार्ट मानते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ मार्च मंथ अर्न, मैंने मार्च में मंथ ईयर एंड होता है, मैंने मार्च की सैलरी अर्न तो कर लिया, बट बिकॉज सर्विसेज प्रोवाइडेड, बट अभी तक मुझे वो पैसा रिसीव नहीं हुआ। बिकॉज सर्विसेज प्रोवाइडेड बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन द करंट ईयर, लेकिन अभी तक मुझे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ मार्च मंथ का, तो वो जो अमाउंट है अर्न तो कर लिया, मैं पैसे लेने का राइट रखता हूँ, तो उसको हम कहते हैं अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसी के बाद में अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जिससे रिलेटेड आपने अभी तक अर्न नहीं किया है, उससे रिलेटेड आपने अभी तक सर्विसेज नहीं दी है, बट आपको एडवांस में जब अमाउंट रिसीव हो जाता है, तो उस इनकम को हम कहते हैं अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इट मींस दोज इनकम विच इज नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन करंट ईयर इन एडवांस, जिसको आपने करंट ईयर के अंदर एडवांस में रिसीव कर लिया है। एंड इट विल बी द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, उसको हम क्या मानते हैं, लाइबिलिटी का पार्ट माना जाता है। इन मार्च मंथ सैलरी ऑफ अप्रैल एंड मई रिसीव्ड, आपने मार्च मंथ के अंदर क्या कर लिया, अप्रैल और मई की सैलरी भी रिसीव कर ली, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट वर्ड आता है इसी के बाद में हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली व्हेन अ पर्सन और एंटरप्राइज इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स दैट, जो उनके आउटस्टैंडिंग से जो उनके लोन है, अगर उनका पेमेंट करने के लिए अगर पर्सन कैपेबल नहीं होता है, देन ही और शी इज नॉन एज इंसॉल्वेंट पर्सन, या हम कहें तो उसको बैंकरप्ट भी कहा जाता है। हिंदी में कहें तो दिवालिया हो जाना, खाली हो जाना, कंगाल हो जाना, उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। उसको क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट पर्सन कहा जाता है, जब अगर पर्सन कैपेसिटी नहीं रखता है पेमेंट करने की। तो व्हेन एन पर्सन और एंटरप्राइज इज नॉट इन अ पोजीशन, लाइक अपने इंडिया के अंदर हुआ था मिस्टर विजय माल्या,
इंडिया के अंदर हुए थे मिस्टर विजय माल्या। तो वो जो थे वो हमारे क्या हो गए थे, इंसॉल्वेंट। इसको हम इंसॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, बैंकरप्ट भी बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जब अगर पर्सन अपने आउटस्टैंडिंग्स, अपने डेट्स वगैरह का पेमेंट करने की अगर कैपेसिटी रखता है तो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। व्हेन पर्सन इज एबल टू पे इट्स डेट्स, जो भी उनकी आउटस्टैंडिंग है, जो भी उनकी लाइबिलिटीज है, उनका पेमेंट करने का अगर कैपेसिटी है तो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, आज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली फीस पे करने की कैपेसिटी रखते हैं। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो फीस पे करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाएगा। इज इट क्लियर? यस यहाँ सर। तक का पॉइंट क्लियर है? ये मेरा एक टॉपिक यस सर। कंप्लीट हो गया है बेटा, बेसिक टर्म्स। ये मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बेसिक टर्म्स। जो हमारे अकाउंट्स के अंदर काफी सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, ये टर्म्स बार बार हमारी यूज होती है, तो इसलिए मैंने एक बार इसका पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसी के बाद में फिर हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक और टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। एक टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग सेकंड टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर भी रीड आउट किया हुआ है ये टॉपिक। भाई जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स के अंदर हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में साइंस पढ़ा था, तो साइंस के लिए भी आपके कुछ प्रिंसिपल्स थे, वैसे ही अकाउंट्स के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल मींस जनरल गाइडलाइंस व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो। जो जनरल गाइडलाइंस होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी होती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। फर्स्ट दिया है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा दिया है बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, फॉर अकाउंटिंग पर्पस से हम बिजनेस एंड इट्स ऑनर बोथ आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। जो बिजनेस है और जो उनके ऑनर हैं, उनको दोनों को अकाउंटिंग पर्पस से हम क्या मानते हैं, सेपरेट माना जाता है। दोनों को अलग अलग माना जाता है। वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, और हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो किसकी बुक्स में करते हैं, बिजनेस की बुक्स में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, इफ ऑनर इंट्रोड्यूस मनी, अगर ऑनर क्या करता है, मनी इंट्रोड्यूस करता है और विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस, या फिर बिजनेस से पैसा निकाल करके लेकर के जाता है, देन इट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड। तो भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं भी तो कि ऑनर ही तो निकाल करके लेके जा रहा है या ऑनर ही पैसे लेकर के आया तो कि उसको क्या रिकॉर्ड करना, नहीं सर, रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर ऑनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है, ऑनर ने बिजनेस में पैसा लाया है, तो उसको सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो बिजनेस और उसके ऑनर दोनों को हम क्या मानते हैं, सेपरेट माना जाता है अकाउंटिंग करने के पर्पज से। फॉर लीगल पर्पस बोथ विल बी ट्रीटेड एज वन। लीगल पर्पज से दोनों को एक माना जाएगा, बट अकाउंटिंग पर्पज से दोनों को डिफरेंट माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए, सभी को क्लियर है यहाँ तक। यस सर। सेकंड पॉइंट आता Excuse है। me, sir. यस बोलिए बेटा। Sir, actually, I can't hear you properly. Like the voice is too low. Will you please speak a bit louder? बेटा आई थिंक इशू इज कमिंग ऑन योर पार्ट, बिकॉज और बाकी बच्चों का इशू नहीं आ रहा है, आपके पार्ट पर ही आ रहा है। और भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा ऑडियो में? नो सर। बाकी और किसी भी बच्चे का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है Sir, बेटा? the audio is clear, but the voice is like the volume is too low. बेटा बट मेरे पास तो यहाँ पर माइक है, स्पेशली इसके लिए माइक है। और एक बार आप अपने पार्ट पर आप माइक
उसका वॉल्यूम, आपने जो भी अगर हेडफोन वगैरह या जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको एक बार थोड़ा सा चेक करिए, उसका वॉल्यूम वगैरह कहीं डाउन तो नहीं हो रहा है। आई थिंक क्योंकि मैं रेगुलरली दिन भर में इतनी सारी क्लासेस लेता हूँ बेटा, और कहीं पर भी ये चीज का नहीं आ रहा है पॉइंट। और किसी भी क्लास में बच्चों ने नहीं बोला है तो एक बार आप आपके पार्ट पे शायद चेक करिए। वैसे क्योंकि मेरा माइक वगैरह और ये चीज प्रॉपर फंक्शन फंक्शन कर रहा है। Yes, sir, that's what I'm saying. I can hear you, but it's not like the voice is bit low. I've tested my headphones plus my laptop speaker too. ओके, आई विल स्पीक लाउडली, डेफिनेटली आई विल स्पीक Okay, लाउड। sir, thank you so much. ओके ओके, नॉट एन इशू। यस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो हमारे फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है और विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन्हीं को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और जो हमारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, लाइक डेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, विल नॉट बी रिकॉर्डेड। इट मीन्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ सपोज honor purchased a pen of 5 rupees, then also it will be recorded. Honor purchased pen of 5 rupees, then it will also be recorded because it can be expressed in terms of money। क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो सभी ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? तो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो आप एक बार जो आप मेथड फॉलो करते हैं, आप उसी मेथड को क्या करिए, बार बार कंटिन्यू फॉलो करिए, कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। आप बार बार मेथड्स को चेंज मत करिए। आप जब मेथड्स को बार बार अगर चेंज करते हैं तो अकाउंट जो है वो सही इमेज, सही प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ वन मेथड अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग, अगर आपने कोई भी एक मेथड अगर अडॉप्ट किया है अकाउंटिंग के लिए, देन इट शुड नॉट बी चेंज ईयर टू ईयर। तो फिर हमें ईयर टू ईयर उसको चेंज नहीं करना चाहिए। इफ वन मेथड फॉलो कंटिन्यूअसली, अगर आप कोई भी मेथड है उसको कंटिन्यूअसली अगर फॉलो करते हैं, देन इट विल बी कंपेरेबल। तभी वो क्या रहेंगे, हमारे कंपेरेबल रहेंगे। बट इट इज नॉट मेंशन दैट चेंजेस कैन नॉट बी डन। बट हम ये भी नहीं बोलते तो कि आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है चेंजेस करना बहुत इसेंशियल है, मान लो गवर्नमेंट ने ही अगर रूल चेंज कर दिया तो आप चेंज कर लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे तो कि आपने एक बार जो मेथड फॉलो कर लिया आप उसी को कंटिन्यू करें लाइफ टाइम। अगर आपको लगता है चेंजेस करना बहुत जरूरी है, अगर आप चेंज करते हैं तो उससे और अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा, फेयर प्रेजेंटेशन आएगा, तो आप चेंज कर सकते हैं। if business thinks that changes in the method required essential, अगर आपको मेथड में चेंज करना जरूरी लगता है, देन मेथड्स में बी चेंज, तो मेथड्स को आप चेंज कर सकते हैं। बट रीजन टू चेंज मेथड, लेकिन आपको मेथड चेंज करने का रीजन एंड इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ड्यू टू चेंज शुड बी डिस्क्लोज एज फुट नोट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में फुट नोट के फॉर्म में, फुट नोट मतलब उसके नीचे एक डिस्क्लोजर नोट्स के फॉर्म में एक नोट डाल करके आपको बताना पड़ेगा that method have been changed from this method to this method। उस मेथड के चेंज होने के कारण क्या उसका इम्पैक्ट आया है, क्या उसका रीजन रहा, आपने क्यों चेंज करा है, वो आपको डिस्क्लोज करना होता है। सर मेथड में चेंज कैसे? फॉर एग्जांपल हम बात करें, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का आपका एसएलएम मेथड भी होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी, और एक मेथड होता है आपका डब्ल्यूडीवी मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हम बोलते हैं उसको। अब आप दोनों मेथड्स की अगर हम बात करें तो दोनों मेथड्स में डेप्रिसिएशन लगाने का जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट है।
एसएलएम मेथड में हम डेप्रिसिएशन अलग तरीके से लगाते हैं और डब्ल्यूडीवी मेथड में हम डेप्रिसिएशन डिफरेंट वे में लगाते हैं। अब आप अगर मान लो फर्स्ट ईयर के अंदर तो क्या कर दें, एसएलएम मेथड अप्लाई कर दें, सेकेंड ईयर में डब्ल्यूडीवी मेथड, फिर थर्ड ईयर में एसएलएम मेथड, फिर फोर्थ ईयर में डब्ल्यूडीवी मेथड। तो अकाउंट्स क्या आपके सही वे में प्रेजेंटेशन दे पाएंगे क्या? Then financial statements will not show true position. तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सही पोजीशन शो नहीं करेंगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आपका एक बार जो आपने मेथड फॉलो कर लिया आप उसी मेथड्स को कंटिन्यू करिए until unless it is essential या it requires legally। जब तक आपको बहुत ज्यादा अगर लीगली जरूरत नहीं है या फिर इसेंशियल अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक आप चेंजेस मत करिए। अगर आपको लगता है चेंजेस करना जरूरी है तो वो चेंजेस करने के रीजन, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो आपको डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट होती है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट तक का? Yes, sir. चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे का प्रिंसिपल लेते हैं, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा दिया है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सर ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेसिकली, तो कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है उसको आप क्या कर दीजिए, as they arise it will be recorded in the books of accounts, we don't wait for cash। हम बिजनेस के अंदर जब कोई ट्रांजेक्शन होती है तो जैसे ही वो अराइज होती है हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, हम उसके कैश में अराइज होने का वेट नहीं करते। अगर आपने मान लो गुड सेल किया है 1 मार्च को, अमाउंट रिसीव किया है आपने 10 मार्च को, तो हम क्या करेंगे 1 मार्च को भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे और 10 मार्च को भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्या? हम ये तो है ना भाई, तो कि 10 मार्च को जब पैसा आ जाएगा तभी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही ट्रांजेक्शन अराइज होती है इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड एज दे अराइज। जैसे ही वो अराइज होती है, जैसे ही ऑकर्ड होती है, अक्रू होती है, हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। According to this concept, transactions will be recorded in the books of accounts as when they occur or arise. It is immaterial whether cash received or paid or not. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या आपका कैश रिसीव हो गया है या नहीं, कैश आपने पे कर दिया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेंट था 2021-22 का, नॉट पेड इन 2021-22। आपने रेंट था 2021-22 का बट वो रेंट आपने 21-22 में नहीं पे करा, बट देन ऑल्सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस इन द 2021-22। आपने पे नहीं करा है तब भी हम उसको 21-22 के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इवन हम आपने उसको पे करा है कब, नेक्स्ट ईयर के अंदर पे करा है तो भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो अक्रू हो चुका है, अराइज हो चुका है, तो हम उसको उसी ईयर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, हम उसके कैश में होने का वेट नहीं करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट? यहां तक का पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसी के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, इसको भी हम बाद में देखते हैं, पहले हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा दिया है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स वगैरह आप लोगों ने सबने क्लास 11 के अंदर रीड आउट किए हुए हैं,
ये सिर्फ मैं एक बार अकाउंट्स की जो बेसिक थ्योरी है वो चीजें मैं रिकॉल करा रहा हूँ, ताकि हम जब अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करें तो ये बार बार मुझे नहीं समझाना पड़े। ये अभी हमारा हम मेन बुक के पार्ट पर नहीं आए हैं, ये मैं एडिशनल चीजें समझा रहा हूँ ताकि हमारा कंसेप्ट बेसिक एक बार क्लियर हो जाए। तो हमारा टॉपिक दिया है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? होल लाइफ ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम पीरियड। जो आपकी बिजनेस की लाइफ होती है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइम पीरियड। और अकाउंट्स हम क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल। अकाउंटिंग पीरियड हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। और एंड कब होता है? 31 मार्च को। बट दिस टाइम पीरियड मे बी चेंज इन सम कंट्री। भाई ऐसा तो है ना, आज आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपने नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया तो भाई नर्सरी से लेकर 12th तक के एक साथ पेपर करा लेंगे। ऐसा तो ना पॉसिबल होता है। आप नर्सरी क्लास के पेपर नर्सरी में देते हैं, फिर एलकेजी का, फिर एचकेजी का, फिर फर्स्ट क्लास का, फिर सेकंड क्लास का। वैसे ही बिजनेस की जो लाइफ है उसको भी हम क्या कर देते हैं, 12 मंथ के पीरियड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो जो 12 मंथ का पीरियड होता है उसी के अंदर हम क्या करते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस चेक करते हैं। भाई हमने इस टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट लॉस अर्न किया है, कितनी हमारी एसेट्स हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। तो जो बिजनेस की लाइफ है उसको हमने एक टाइम पीरियड में डिवाइड किया हुआ और अकाउंट्स वगैरह हम सारे उस टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं। उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जो जनरली हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। कुछ कंट्रीज में चलता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा दिया है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव डुअल इफेक्ट। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या आता है? डबल इम्पैक्ट आता है। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या आता है बेटा? डबल इम्पैक्ट आता है। इफ वन अकाउंट इज डेबिट, अगर एक अकाउंट डेबिट होता है देन अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो दूसरा अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। एंड एज पर दिस कंसेप्ट वन इक्वेशन गिवन, आपकी एक इक्वेशन गिवन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स का टोटल क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल होता है। एसेट्स का टोटल हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल होता है, वो चीज हमारा बताया है। तो कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट आता है। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का हमारा डबल इम्पैक्ट आता है। अगर एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या होगा बेटा? क्रेडिट होता है। और आपने देखा भी है हमेशा बैलेंस शीट वगैरह आप बनाते तो बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। बैलेंस शीट में जो हमारा लाइबिलिटी पार्ट होता है और जो असेट साइड होता है उनका टोटल हमेशा क्या आता है? इक्वल आता है। फिर दिया है इसी के बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। अभी बीच में एक कंसेप्ट मेरा बाकी है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। उसी के बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है कॉस्ट कंसेप्ट हम बोल दें, या फिर इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोला जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट व्हेन एसेट्स परचेज, भाई एक सिंपल सी बात है, आज अगर मान लो बेटा मैंने गाड़ी खरीदी है, एक्टिवा अगर मैंने परचेज करी है, और एक्टिवा अगर मैं परचेज करता हूँ, मान लो 1 लाख की तो एक्टिवा आई, और एक्टिवा खरीदने के अलावा मान लो मेरा और भी खर्चा हो गया। मान लो जैसे सपोज मैंने उसमें वो पूरा कवर करने के लिए वो जो पाइप वगैरह लगते हैं, वो गार्ड वगैरह, वो गार्ड लगवाया मैंने, उसका वो 2000 का वो लग गया। सीट कवर वगैरह लगवाया, 1000 मेरा उसका चार्ज लग गया। तो किसी ने अगर मुझसे पूछा आकर के, भाई तो कि सर ये गाड़ी नहीं ली है क्या? मैंने कहा हाँ। तो सर गाड़ी कितने का, व्हाट इज द अमाउंट पेड फॉर दिस व्हीकल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस व्हीकल? तो मैं कितना बोलूंगा? 1,03,000 बोलूंगा या 1 लाख अमाउंट बोलूंगा बेटा? उस व्हीकल का अमाउंट कितना बोलूंगा? 1 लाख या 1,03,000? 1,03,000। 1,03,000। तो जब भी हम कोई एसेट अगर अक्वायर करते हैं तो एसेट अक्वायर करने में और बिजनेस प्लेस में लाने तक जो भी आपके एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हम क्या कहते हैं, उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट व्हेन एसेट्स परचेज्ड,
then it will be recorded in the books at their cost price. जब भी आप कोई अगर असेट्स परचेज करते हैं तो उसको हम बुक्स में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं? उसके कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस इंक्लूड्स परचेज प्राइस। कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या क्या आता है? परचेज प्राइस एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड अप टू द प्लेस ऑफ बिजनेस एंड रेडी टू यूज। उसको बिजनेस प्लेस में लाने तक का जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है, उसको रेडी टू यूज करने तक में जो भी एक्सपेंसेस होता है, वो सब कुछ आपका कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सर अगर मार्केट प्राइस में अगर उसका चेंज आता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अगर मान लो व्हीकल ले लिया, गाड़ी खरीद ली, और गाड़ी खरीदने के बाद में उसकी रेट में चेंज होता है तो हम बार बार में अकाउंट्स में गलती काट काट करके उसको सही नहीं करते रहेंगे भी चलो 1 लाख की जगह 1,05,000 हो गया, ये लो काट दो, काट करके फिर सही करते, ऐसा नहीं होता। आपने असेट को कॉस्ट प्राइस जो होती है उस पर रिकॉर्ड एक बार जो कर दिया उसी को आप कंटिन्यू करते हैं। एवरी ईयर असेट्स विल बी शोन एट कॉस्ट प्राइस। हर साल हम असेट को क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर ही शो करते हैं। बट डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्ट। बट डेप्रिसिएशन हम हर साल क्या करते जाते हैं? माइनस करते जाते हैं। यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट तक के टॉपिक में कोई डाउट है? No, sir. नहीं। No, sir. तो यहाँ तक का हमारा पॉइंट हो गया है कॉस्ट कंसेप्ट तक का। अब इसके बाकी के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं यहाँ तक का आज आप कंप्लीट कर लीजिए। इसका बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स मैं अब कल वाले लेक्चर में बताता हूँ। आज के लिए क्योंकि इतना काफी, अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा बाद में ज्यादा भी कवर अप करना स्टार्ट कर देंगे। अभी स्टार्टिंग में इतना काफी है आपके लिए, अदरवाइज फिर वो कैच करने में, उसको कवर अप करने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो आपका डेली बेसिस पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको कवर करते जाइए, उसको नोट डाउन करते जाइए कॉपी के अंदर। और जहां पर भी अगर किसी की कोई क्लास अगर स्किप हो जाती है तो मैंने बोल चुका हूँ, आप एकता मैम को मैसेज करके आप उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए आप यहाँ तक का कंप्लीट करें, बाकी का हम कल सेम टाइम पर आगे का कवर अप करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. वेलकम बेटा।